हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लेबनीज थ्योरम की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ लेबनीज थ्योरम। क्योंकि लेबनीज थ्योरम पर क्वेश्चन तो बनते ही हैं, इसके साथ ही इस थ्योरम का प्रूफ भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रूफ को जानना। ठीक है, तो अभी तक हमारे 2 लेक्चर हुए हैं। तो 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, y इजकल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसका आप n टाइम्स डेरिवेटिव निकालते थे। अभी तक आपने यही पढ़ा है 1 और 2 लेक्चर में कि n टाइम्स डेरिवेटिव हम किस तरीके से निकालते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अब ये लेबनीज थ्योरम में क्या है? लेबनीज थ्योरम में आपके पास y इजकल टू 2 फंक्शन दिए गए होंगे, u और v, x में ही 2 फंक्शन होंगे। अब इन 2 फंक्शंस का जो आपके प्रोडक्ट के रूप में 2 फंक्शंस हैं, इनका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा, ये आप लेबनीज थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं। समझे? तो ये है लेबनीज थ्योरम का यूज यहाँ पर। तो आपने 1 और 2 लेक्चर देखे होने चाहिए, पहले उनको पढ़ा होना चाहिए, तब जाके आप इस लेक्चर नंबर 3 को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लेक्चर 1 और 2 जरूर देखें। अगर नहीं भी देखा है तो भी आपको लेबनीज थ्योरम यहाँ पर पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कनेक्टेड है बट आपको पूरा समझ आ जाएगा, फिर भी इतना ज़्यादा भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आइए हम लेबनीज थ्योरम को समझते हैं पहले कि आखिर ये लेबनीज थ्योरम है क्या। देखिए, जो लेबनीज थ्योरम है, ये लेबनीज थ्योरम क्या करती क्या है? ये लेबनीज थ्योरम 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका आप n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिस थ्योरम प्रोवाइड्स द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं दिस थ्योरम provides this theorem provide the nth derivative of this theorem provide the nth derivative of the product of 2 functions product of 2 functions। क्या बात समझे कि अगर आपके पास में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप उसका n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास हम मान लेते हैं कि लेट y इजिकल टू u इंटू में v, 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, लेट इजिकल टू। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट y इजिकल टू u इंटू v, 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में। वेयर आप लिख देना वेयर u and v are the functions of जो आपके जो u एंड v है वो आपके फंक्शन ऑफ x है, ये आर द फंक्शन ऑफ x। क्या बात समझे? तो अगर y इजकल टू u इंटू वी है तो आप इसका n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेगा? वो हो जाएगा आपके पास में बाई n टाइम्स डेरिवेटिव मतलब yn, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो आप d की पावर में n, u इंटू में भी, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा u इंटू में भी। ठीक है, तो ये किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप, ध्यान से समझना। ये होता है n से 0, मैं आपको थ्योरम लिख के दिखा रहा हूँ, ये n से 0 un इंटू में v प्लस में n से 1 un-1 इंटू में v1 प्लस में
NC2 U n-2 N2 में V2, ठीक है, प्लस में ऐसे बढ़ता रहेगा कहाँ तक जाएगा ये जाएगा NCN तक, ठीक है, कहाँ तक NCN तक, और लास्ट में आ जाएगा NCN N2 में U N2 में VN, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। ये है आपकी थ्योरम, समझे, लेबनिज थ्योरम ये है। अब ध्यान से समझे ना, ये लेबनिज थ्योरम है क्या, ठीक है, ये तो है, लेकिन आपको समझना है कि आखिर ये बन कैसे रही है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको लगानी पड़ेगी इसको। देखो कैसा है, n टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, दो फंक्शन है u और v। अब ध्यान से देखो, ये शुरू हो रही है NC0, तो देखो n का और 0 का जो डिफरेंस है वो यहाँ आने वाला है, UN-0 करोगे तो UN-0, ठीक है, और v है यहाँ पर। अब ध्यान से समझो, ये UN और v और UN-1 और v1 ये है क्या चीज़, वो भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ आपको लिख देना कि वेयर सफिक्स ऑफ, यहाँ लिखना है आपको वेयर सफिक्स ऑफ u एंड v डिनोट द, क्या डिनोट कर रहे हैं ये, डिनोट द डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखो, डिनोट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बात समझे, यहाँ पर ध्यान से समझो, जो un है ये डिनोट कर रहा है u का डिफरेंशिएशन कितने बार, n टाइम्स, समझे बात को। और OV क्या डिनोट कर रहा है, OV मतलब सिंगल कुछ नहीं है इसका, OV1 OV2 नहीं है, तो मतलब सिंपल OV है, मतलब कोई फंक्शन, वही फंक्शन आपका। अब समझो UN-1 है, UN- इसका मतलब ये है कि u का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, समझे बात को। और जो OV1 है इसका मतलब ये है कि OV का एक बार डिफरेंशिएशन, इसको समझो। जैसे UN-2 है तो इसका मतलब ये है कि u का n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर जो V2 है इसका मतलब ये है कि OV का 2 बार डिफरेंशिएशन, समझे। इसलिए लास्ट में देख सकते हो u एज इट इज रहेगा आपका फंक्शन, और OVN आ जाएगा, OV का n टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बार बार जब हम लिखेंगे ना सब कुछ आपको पल्ले पड़ जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये लेबनिज थ्योरम है, ठीक है। तो याद करने का तरीका भी बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। जो u के नीचे आएगा जो सफिक्स में, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा n और 0, जो ऊपर लिखा है ना इसका और इसका आएगा नीचे डिफरेंस। तो UN-0 करोगे तो UN आ जाएगा, और जो जहाँ होता है वो यहाँ आ जाएगा एक तरीके से यहाँ पर। तो V0 का मतलब है कोई किसी भी बार में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिंपल फंक्शन उठा के रख देना है, ठीक है। तो V0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो n और 1 है तो UN-1 कर देंगे हम यहाँ पर, और जो 1 है ये वाला वो यहाँ आ जाएगा OV के नीचे, समझे, सफिक्स में। और देखो n और 2 है यहाँ पर तो UN-2 कर देंगे, और फिर यहाँ पर OV की जगह नीचे 2 आ जाएगा, ये वाला 2 उठ के, ठीक है। जब आप एक बार लिखोगे ना सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और कहाँ से शुरू होता है ये, NC0, फिर NC1, फिर NC2 और NCN, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता जाता है। एक बार लिखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा आखिर ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये थी लेबनिज थ्योरम। अब बात यह है इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, ध्यान से देखना। हम पढ़ रहे हैं प्रूफ ऑफ लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को जो हम प्रूव करने वाले हैं ना, वो प्रूव करेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं वी शैल प्रूव द थ्योरम with the help of mathematical induction, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर था आपका वो 11th में था,
ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, तो भी आपको सब समझा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना आपको। देखो, तो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, तभी तो आप इसमें लगा पाओगे। वैसे क्लास 11th का टॉपिक था ये मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से समझेंगे आखिर ये है क्या चीज़। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, उसके बाद हम इस पर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, और इस प्रूफ में थोड़ा सा और भी चीज़ें यूज होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन समझ लेते हैं, इसकी हेल्प से आखिर ये है क्या। देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन आपसे बोलता है, क्या बोलता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है इसका, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो, जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, n इजिकल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। किसके लिए, n इजिकल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि कोई भी थ्योरम n इजिकल टू 1 के लिए सही है, ये हम करते हैं। अगर n इजिकल टू 1 के लिए सही है तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में n इजिकल टू k के लिए लेट कर लेते हैं हम, कि n इजिकल टू k के लिए हमने लेट कर लिया कि n इजिकल टू k के लिए ये सही है। ये दूसरा स्टेप होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। अब n इजिकल टू k के लिए हमने लेट किया है, माना है। अब जो तीसरा स्टेप होगा वो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें फिर से ये प्रूव करना पड़ेगा कि n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए ये थ्योरम सही है। अगर थ्योरम n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए सही है तो फिर हम कह देंगे कि थ्योरम सभी वैल्यूज के लिए सही होगी। फिर समझे, तो ये 3 स्टेप में प्रूव होता है। जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो 3 स्टेप में काम करता है। अब ये आपको जो डोमिनेंस है इसके बारे में आपको बता दूं। देखो, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन आखिर काम कैसे करता है रियल लाइफ में, वो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। ध्यान से देखना आप। देखो, ये जो डोमिनेंस आपने देखे होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप एक डोमिनेंस को डाल देते हो, मान लेते हैं ये जो डोमिनेंस है इसको अगर आपने डाला, इस वाले फर्स्ट वाले को, इसमें अगर धक्का मारा इसमें, तो आप देख रहे हो ये सारे डोमिनोज गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। क्या बात समझ रहे बात को, सारे डोमिनोज गिरते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं किस तरीके से प्रूव करूं कि ये सारे डोमिनोज गिर गए, मतलब पहले वाले को गिराने से मैं किस तरीके से प्रूव करूं कि ये सारे डोमिनोज गिर गए, भाई कैसे प्रूव करूंगा मैं, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर जो कंसेप्ट आता है ना, वो आता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। अब मैथमेटिकल इंडक्शन करता क्या है, ध्यान से देखो। मैथमेटिकल इंडक्शन ये बोलता है कि तुम अगर मेरे लिए ये बता दो कि अगर पहला वाला तुमने अगर गिरा दिया, मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि तुम पहले नंबर मेरे लिए ये बता दो कि तुमने ये पहला वाला गिरा दिया है, मतलब n इजकल टू 1 की बात कर रहा है ये, n इजकल टू 1 की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है ये, n इजकल टू 1 की बात कर रहा है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन बोल रहा है कि तुमने अगर पहला वाला गिरा दिया, ठीक है, तो फिर तुम लेट कर लो अपने हिसाब से कि n इजकल टू k वाला भी गिर गया होगा, ठीक है। आपने पहला वाला गिरा दिया, ठीक है, गिरा दिया। अब क्या करो, मैथमेटिकल इंडक्शन बोल रहा है कि अब तुम लेट कर लो कि n इजकल टू k वाला भी गिर गया होगा। अब n इजकल टू k मतलब रैंडम है, तो रैंडम हम लेट कर ले रहे हैं कि भाई ये वाला जो डोमिनोस है ये भी गिर गया है, n इजकल टू k वाला, n इजकल टू k वाला हमने मान लिया कि ये गिर गया है। इसको लेट कर लो, किसी को मान सकते हो रैंडम, n इजकल टू k आप किसी भी मान लो। अब मान लेते हैं हम इसको मान ले रहे हैं n इजकल टू k, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, कि ये वाला गिर चुका है n इजकल टू k, ठीक है। तो n इजकल टू 1 तो हमने सिद्ध किया भाई, हमने बताया मैथमेटिकल इंडक्शन को कि पहला वाला हमने गिरा दिया है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन ने बोला कि अगर तुमने ये काम कर दिया, n इजकल टू 1 वाला काम कर दिया, अब तुम लेट कर लो n इजकल टू k वाला काम, कि भाई n इजकल टू जो k वाला जो डोमिनोस है वो भी गिर चुका है, ठीक है। तो अब तुमने ये लेट किया है, ये वाला, ये तो तुमने माना है कि ये गिर चुका है, समझे, ये तुमने मान लिया। अब तुम हमें प्रूव करो कि n इजकल टू k प्लस 1 वाला भी गिर चुका है, समझे बात को, समझे बात को। अब ये जो ये वाला है, ये वाला, इसके जस्ट अगला n इजकल टू k प्लस 1, समझे, n इजकल टू k प्लस 1 ये वाला है। अब हमें ये तुम प्रूव करके बताओ कि ये भी गिर चुका है। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि n इजकल टू k प्लस 1 गिर चुका है,
तो फिर हम मान लेंगे कि ये सारा के सारे डोमिनस गिर गए हैं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर ये काम आ रही है मैथमेटिकल इंडक्शन। समझे बात को? देखो n इक्वल टू के लिए आपने माना और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए अगर तुमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे गिर चुके हैं। समझे? अब n इक्वल टू के तो आप इसको भी मान सकते हैं, तो फिर आपको n इक्वल टू के प्लस 1 इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये गिर गया है। अगर ये गिर गया तो मान सब गिर जाएंगे आपके। समझे बात को? तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल इंडक्शन काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे लगता है जो रियल लाइफ में जो काम आ रहा है वो भी मैंने आपको उसकी हेल्प से समझा दिया है। अब हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब थ्योरम में थोड़ा बहुत और भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, वो भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। वो कंसेप्ट क्या है मैं यहाँ बताता हूँ। देखो थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं वो यूज होने वाले हैं। देखो ये आपने पढ़ा ही होगा कि एन सी आर बराबर क्या होता है। ठीक है, ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड में फैक्टोरियल आर और डिवाइड में होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या बात समझे? ये तो पढ़ा ही होगा आपने। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि एन सी आर प्लस में एन सी आर प्लस में 1 हो अगर, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये हो जाता, ध्यान से समझो, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखो अगर एन सी आर हो प्लस में एन सी आर प्लस 1 हो तो यहाँ देखो ऊपर वाला कॉमन है और नीचे वाले में एक ऐड हो रहा है। समझे? तो जो बड़ा है, अब बड़ा कौन सा है इसमें? आर प्लस 1 बड़ा है, तो आर प्लस 1 वाले में एक ऐड हो जाएगा, मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास में एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। क्या बात समझे? तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके अलावा छोटे मोटे और इसमें काम आने वाले हैं। जैसे एक आएगा काम आपके पास में एन सी जीरो, तो एन सी जीरो आपका 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा एन सी वन आपके पास में एन के बराबर होता है। इसके अलावा जो एन सी एन है, मैं आपको लिखता हूँ, एन सी एन है वो आपका 1 के बराबर होता है। और जो एन सी वन है ना, ये आपके पास में एन के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन इतने ही काम आने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, और आप देख सकते हो कि एन सी आर होता है ना, एन सी आर, तो वो हो जाता है आपके पास में, इसमें से हम घटा सकते हैं, मतलब एन सी एन माइनस आर कर सकते हैं। तो एक ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं फॉर्मूले से इसके अंदर। तो मेनली तो आपके पास में एक तो ये काम आएगा और एक ऊपर वाला काम आने वाला है ज़्यादा। ठीक है, और ये छोटे बड़े वाले ये डायरेक्ट काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर मेरे हिसाब से तो सारे हो गए। ठीक है, एन सी आर इजकल टू एन सी एन माइनस आर। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है? कि अगर मान लेते हैं ये लिखा है 10C3 लिखा है। ठीक है, 10C3 लिखा है, तो 10C3 का मतलब है आप क्या करो, इस 10 को ना 3 बार लिख दो, मतलब 10 इंटू में 9 इंटू में 8, और नीचे वाला है 3, इसको 3 फैक्टोरियल लिख दो आप बस। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं 6C2 लिखा है, तो 6 लिखा है, तो देखो ये क्या है, नीचे 2 है, तो ऊपर आप केवल 2 बार लिखो वाले 6 इंटू में 5 बस, और नीचे 2 है ना, 2 का फैक्टोरियल लिख दो बस, खत्म। तो ये डायरेक्ट होता है, इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 फैक्टोरियल करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है, इस तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है, तो बस आपको इतना बेसिक मालूम होना चाहिए, और मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। देखो तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखो अब प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए हम माना है, तो ये हम प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो हमारे पास जो थ्योरम थी वो थ्योरम ये थी कि बाई एन इक्वल टू ये होता है। तो हमारे पास जो फंक्शन था पहले वो तो बाई इक्वल टू यू इंटू वी, तो हम लेट कर ले रहे हैं। जो हमारे पास फंक्शन है वो है क्या है, लेट वाई इक्वल टू यू इंटू में वी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, 2 फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट के रूप में है। अब हमें इसका n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। n टाइम्स का मतलब है कि इसको हमें, देखो हम प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए अभी हम n टाइम्स तक जाएंगे किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्रूव कर रहे हैं तो इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि तुम पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दो। थ्योरम n इक्वल टू 1 के लिए सही है, तो हम क्या कर रहे हैं,
फोर एन इजिकल टू वन, यहाँ लिखना है आपको फोर एन इजिकल टू वन। एन इजिकल टू वन का मतलब क्या है? एन इजिकल टू वन का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन कर दो आप, तो एक बार डिफरेंशिएशन करें तो आपके पास क्या मिलेगा? बाई वन मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? बाई वन। बाई वन का मतलब क्या है? तुम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो यू इंटू वी का, समझे बात को? तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? तो फर्स्ट पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज प्लस में। अब क्या करोगे? पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज, अब क्या करो? फर्स्ट वाला एज इट इज दूसरे वाला कर दोगे तो v1 हो जाएगा। समझ में आया ये बात किस तरीके से हमने किया है? अरे भाई u इंटू वी का फॉर्मूला होता है ना कि पहले वाला करो फिर दूसरा एज इट इज, अब पहले वाला एज इट इज तो दूसरे वाला कर दिया हमने, समझे? तो ये बना आपके पास में। तो ध्यान से समझो, इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? ध्यान से समझना, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? किस तरीके से? इसको मैं लिख सकता हूँ 1c0 और u1 और v, इसको इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि 1c0 आपके पास में 1 के बराबर होता है, प्लस में 1c1 लिख सकता हूँ क्या मैं? 1c1 लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से समझो इसको, v1 को 1c1 आपके पास 1 के बराबर होता है, समझे बात को? तो ध्यान से समझो, n इक्वल टू 1 के लिए तो हमने प्रूव कर दिया भाई, ये n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया हमने, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया। कैसे कर दिया? ध्यान से देखो, आपकी जो लेबनीज़ थ्योरम है, अगर हम n टाइम्स करते हैं तो कहाँ तक जाती है? nc0 से शुरू होकर के ncn तक जाती है। समझ में आई बात को? तो n टाइम्स करते हैं, तो अगर मैंने एक बार किया है तो 1c0 से शुरू होके 1c1 तक जाएगी। समझ में आई बात को? तो 1c1 तक जा रही है, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया ये, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा मैच कर गया। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया, तो हम n इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूव कर देते हैं, ठीक है? वैसे n इक्वल टू 1 के लिए हो गया, अब n इक्वल टू k के लिए हम मान लेंगे, लेकिन हम n इक्वल टू 2 के लिए भी करके दिखा देते हैं। देखो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम देखो प्रूव फॉर n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से देखना, n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर रहा है। तो n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। 2 बार डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएशन का मतलब है कि तुम डिफरेंशिएशन करो, एक बार किया हमने तो ये मिला था डिफरेंशिएशन एक बार करने पर, अब इसका फिर से करोगे तो 2 बार हो जाएगा, मतलब तुम्हें डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा इसका u1v का प्लस में uv1 का। क्या बात समझे? तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो v2 मिल जाएगा आपको, बाई 2 मिल जाएगा, बाई 2। तो बाई 2 कैसे मिलेगा? देखो इसमें u इंटू भी लगेगा, तो u इंटू भी क्या कहता है? पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो तो u1 का हो जाएगा u2 और फर्स्ट वाला एज इट इज रहने दो, वो भी एज इट इज रहने दो, प्लस में अब देखो u1 को एज इट इज रहने दो और v का होगा 2v1, ठीक है? तो हमने पहले वाले में लगा दिया, ठीक है? प्लस में अब दूसरे वाले में लगाओ इसमें, तो इसमें लगाओ कैसा होगा? देखो पहला है यहाँ पर क्या है? u लिखा है, ये u लिखा है, u समझे, u है ये, तो u है ये, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाले को कर रहे हैं, u का u1 हो जाएगा, v1 एज इट इज होगा, v1 एज इट इज, प्लस में अब u1 जो u है वो एज इट इज रहेगा, u एज इट इज, v1 का हो जाएगा v2, v1 का क्या हो जाएगा? v2। तो वही फॉर्मूला लगाया, कुछ खास नहीं किया इसमें, समझे? तो ध्यान से देखो, इसको क्या इस तरीके से लिख दूँ मैं? देखो u2v बनाइए तो u2 और v प्लस में u1 v1 और u1 v1 दो बार है, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ। तो 2 टाइम्स u1 और v1 हो जाएगा, ठीक है? प्लस में uv2 चल रहा है ये, तो uv2 लिख दो इसे, वो u और v2। क्या बात समझे? u और v2, क्लियर? अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ मैं? 2c0 का मतलब 2c0 1 के बराबर होता है भाई, nc0 ये आपके पास में 1 के बराबर होता है। अब n की जगह कुछ भी रख लो, 2 3 4, क्या मतलब है उससे, समझे? वो तो 1 के ही बराबर रहेगा, ठीक है? तो 2c0 आपका 1 होता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, u2v, ये तो एज इट इज ही रहेगा u2v, प्लस में अब इस 2 को क्या मैं 2c1 लिख सकता हूँ? 2c1 क्या होता है मैंने बताया था, 2c1 ये 2c1 होता है। अगर 2 इसको आप कैसे भी कर लो भाई, 2 बनेगा नीचे 1 बनेगा, ठीक है? तो 2 ही आंसर आएगा एक तरीके से, समझे? तो 2c1 जो nc1 होता है वो n के बराबर होता है, तो 2c1 2 के बराबर होगा, समझे? और u1 और v तो है ये यहाँ पर, प्लस में
UV2 है, इसको मैं 2C2 लिख सकता हूँ, 2C2, क्योंकि NCN1 होता है आपका, और U और V2, तो U और V2 चल रहा है यहाँ पर, UV2। क्या बात समझे, क्या बात समझे यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना ये, हाँ ये तो दिख रहा है। थोड़ा सा साइड में करता हूँ या फिर इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अब ध्यान से देखो क्या बना, ये बना क्या, ये बना क्या, ये बन गया आपका n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव हो गया। कैसे देखो, ये 2C0 फिर 2C1 और 2C2, देखो 2C0 से शुरू हुआ, कहाँ से लास्ट हो गया 2C2 तक एंड हो गया, देखो, क्योंकि हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पर। देखो ध्यान से, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर तुम n बार करते हो तो NC0 से शुरू होगा NC1 तक, मतलब NCN तक जाने वाला है, NC0 फिर NC1 फिर NC2 और NCN तक जाएगा, समझे बात। तो अगर तुमने 2 बार किया है तो 2 मतलब 2C0 फिर 2C1 और 2C2 तक जाने वाला है, 2C2 तक जाने वाला है, समझे। तो n इक्वल टू 2 के लिए हमने प्रूव कर दिया, ये इस बात को समझो, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर दिया, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिंस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और फिर 2, क्योंकि हमने 1 और 2 दोनों के लिए प्रूव कर दिया, n इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं अगर 1 और 2 के लिए ट्रू है तो फिर हम लेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर हम लेट करेंगे कि लेट, देयरफॉर हम लेट कर सकते हैं, यहाँ लिख देना देयरफॉर, हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि थ्योरम इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। लेट थ्योरम इज, ठीक है, थ्योरम इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो थ्योरम है इसकी जगह n की जगह k रख दो, जहां भी n है वहां k रख दो पूरी थ्योरम में, ठीक है। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो फिर हम यहाँ पर जहां भी n है वहां k लिख देंगे, मतलब ये बनेगा मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये बनेगा कि आपके पास बन जाएगा बाई ऑफ के, ठीक है, बाई ऑफ के का मतलब डी ऑफ के टाइम्स u इंटू में v, ये बन जाएगा आपके पास में, क्या बन जाएगा, KC0 u के इंटू में v प्लस में KC1 u k माइनस 1 और v1 प्लस में KC2 u k माइनस 2 और v2, ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में आएगा आपका KCK u और vk, बस। तो क्या किया है हमने, कुछ खास नहीं किया है, हमने मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो हमने क्या किया, ये जो थ्योरम थी हमारी इसमें n की जगह k रख दिया, बस कुछ नहीं किया, ऐसा n की जगह k रख दिया। अब ध्यान से देखो, n की जगह k रखा हमने, आपके पास में ये थ्योरम मिल गई। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि n इक्वल टू k के लिए तुमने लेट कर लिया, अब तुम्हें n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लाना है, कि अगर ये k प्लस 1 के लिए सही है तो फिर थ्योरम n इक्वल टू किसी भी वैल्यू के लिए सही हो जाएगी, समझे बात को। तो k प्लस 1 के लिए लाना है, तो k प्लस 1 के लिए लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो k टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, k टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है, समझे बात को, u इंटू वी का k टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए, यहाँ k प्लस 1 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए मुझे, तो k प्लस 1 चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो k प्लस 1 बन जाएगा। अरे भाई, अगर कहीं पर 4 बार डिफरेंशिएशन है, अगर मैंने एक बार और कर दिया तो 5 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, समझे बात को, किसी फंक्शन का। तो k बार डिफरेंशिएशन तो है ही है,
तो एक बार और कर दूंगा तो k प्लस 1 मिल जाएगा मेरे लिए, समझे बात को। तो यही कर रहा हूँ मैं, देखो कैसे कर रहा हूँ। तो एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट, यहाँ लिख दो आप कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपके पास मिल जाएगा बाई के प्लस वन इजिकल टू क्या मिलेगा, देखो बाई के प्लस 1 का मतलब क्या है, तुम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो, के प्लस 1 हो जाएगा ये भी, ठीक है, और u इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा, देखो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर के सी जीरो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है के सी जीरो, तो कांस्टेंट है भाई के सी जीरो, ठीक है। अब देखो ये दो फंक्शन है, इसमें आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा, देखो यू के है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यू के प्लस 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा यू के प्लस 1, और फर्स्ट वाला एज इट इज रख दो आप, वो भी वाला प्लस में ध्यान से समझना, प्लस में। अब यू के तो एज इट इज रख दो, और वी का हो जाएगा v1, क्या बात समझे, इसमें हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला। तो ये बनेगा प्लस में, ध्यान से देखो। अब दूसरा वाला स्टेप देखो, के सी 1 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, के सी 1 ये एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें लगाना है, तो यू के माइनस 1 है, इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, तो यू के माइनस 1 में एक और ऐड होगा, तो प्लस 1 करूँगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो यू के बचेगा, क्या बात समझे यहाँ पर। तो यहाँ जो बच रहा है वो बचेगा यू के बचेगा यहाँ पर, समझे बात को, यू के बचेगा यहाँ पर। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन किया, ये वाला एज इट इज रहने दो प्लस में। अब ये वाला एज इट इज रहने दो, यू के माइनस वन, और v1 का हो जाएगा v2, क्या बात समझे, ये बनेगा प्लस में, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तीसरा वाला भी लिख देता हूँ मैं, देखो क्या बनेगा तीसरा वाला, ध्यान से देखो, ये वाला ये बनेगा आपके पास में, ध्यान से देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं प्लस में के सी 2 तो एज इट इज रहेगा के सी 2। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, इसमें तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले का एक बार करोगे तो यू के माइनस 1 बन जाएगा, ये के माइनस 1, समझे बात को, के माइनस 1, और v2 एज इट इज रहेगा, ये v2 एज इट इज रहेगा प्लस में। अब यू के माइनस 2 एज इट इज रहेगा, समझे, यू के माइनस का 2 एज इट इज रहेगा, और जो v2 था इसका v3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पर प्लस में, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में है आपके पास में के सी के, इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो u तो एज इट इज, या फिर u का हो जाएगा u1, और वी के बनेगा, ठीक है, प्लस में u एज इट इज, वी के का हो जाएगा वी के प्लस 1, ये बनेगा, समझे बात को। यहाँ पर ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये अगर आपको समझ आ गया तो पूरी थ्योरम आपको समझ आ गई होगी, समझे कि आखिर यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ऊपर वाले का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया है बस। अब देखो क्या पड़ रहा है, अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं केवल बाई के प्लस 1 लिख रहे हैं हम, देखो बाई के प्लस 1, देखो क्या मिलेगा बाई के प्लस 1, ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी, बाई के प्लस 1 लिख रहे हैं डायरेक्ट। इक्वल टू देखो क्या मिलने आ रहा है, के सी जीरो का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो के सी जीरो के साथ में यू के प्लस 1 इंटू में वी आ जाएगा, और के सी जीरो के साथ में यू के वी1 आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो के सी 1 है यहाँ पर, और यू के वी1 है यहाँ पर, ध्यान से देखो यू के वी1 है, तो ध्यान से समझो यहाँ पर बन क्या रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, देखो के सी जीरो का मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये मेरे लिए मिल रहा है के सी जीरो और यू के प्लस का 1 वी1, ठीक है, यही मिल रहा है मेरे पास, ध्यान से समझो, यू के प्लस का 1 और यहाँ पर वी, ठीक है, इनटू में वी, ये मिल रहा है जब मैं के सी जीरो का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस में। ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना आप, के सी जीरो का इससे होगा और इससे भी होगा के सी जीरो का, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये देखो यू के वी1 और यू के वी1 ये दोनों हैं यू के वी1, तो क्या मैं यू के वी1 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा के सी जीरो और के सी 1 बचेगा अंदर। यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझो आप, इसको समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू के वी1 यहाँ से और यू के वी1 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बचेगा के सी जीरो प्लस में के सी 1, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, समझे बात को।
तो इन दोनों को मैं कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास जो बना वो बना KC0 प्लस में KC1 ये बना मेरे पास। और मैंने जो कॉमन लिया है वो लिया है मैंने UK और V1, ये मैंने कॉमन लिया है। अब प्लस में ध्यान से समझो, अब आगे देखो, आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रैकेट और लगा लेना, यहाँ पर ब्रैकेट है, ये कौन सा, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान से देखो इसका हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमने यहाँ लिख दिया, आगे हमने मल्टीप्लाई करके ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर दोनों से, ठीक है। अब देखो KC1 का यहाँ से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो मैंने नहीं लिखा ना, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो ये और यहाँ पर एक ये वाला, ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, देखो दोनों के दोनों ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, UK-1 V2 और UK-1 V2। तो यहाँ से क्या मैं UK-1 V2 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, KC1 और KC2 बचेगा अंदर, ध्यान से देखो अंदर बचेगा आपके पास में KC1 प्लस में KC2, ठीक है, KC2 बचेगा, ठीक है, ये बचा। कॉमन क्या लिया मैंने, कॉमन लिया UK-1 और V2, ये मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। प्लस में ध्यान से समझो, अब इसी तरीके से ये वाला होगा वो आगे जाके कॉमन होता जाएगा। तो आखिर बचेगा क्या मुझे, क्या बचेगा, देखो ये वाला जो होगा ये पीछे वाले से कॉमन हो जाएगा। तो आखिर में जो मेरे पास बचेगा वो KC और ये वाला टर्म बचेगा केवल, जो कि किसी के साथ कॉमन नहीं आएगा, समझे बात को। तो लास्ट में जो प्लस में मेरे लिए बच रहा है वो बच रहा है मेरे पास KC और U और VK+1 क्या बात समझे, ये बचना है लास्ट में। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको समझ आना चाहिए ये वाला स्टेप, ठीक है, कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर ये स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो फिर काम हो गया, ठीक है, तो फिर काम हो गया। अब ध्यान से देखो अब क्या बना ये, अब जो बना वो ध्यान से समझो, ये बना आपके पास में YK+1 इजिकल टू, देखो KC0 को, क्योंकि NC0 आपके पास किसके बराबर होता है, NC0 1 होता है। अब n की जगह मैं K लिखूँ या K+1 लिख दूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो KC0 की जगह क्या मैं K+1 लिख सकता हूँ, ध्यान से समझो, इसकी जगह क्या मैं K+1 C0 लिख सकता हूँ, इसकी जगह KC0 की जगह लिख सकता हूँ भाई, ये तो ठीक है। और UK+1 तो यहाँ पर चल ही रहा है, UK+1 और फिर V, ठीक है, प्लस में। अब दूसरा स्टेप देखो, मैंने आपको बताया था KC0 और KC1 है, यहाँ पर KC0 KC1 है। यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला ये लग रहा है कि अगर NCR प्लस में 1 अगर होता है, ठीक है, मतलब ये ऐसा होता है, तो क्या होता है, जो भी बड़ा वाला है उसमें एक ऐड हो जाता है, ऊपर ऐड, तो मतलब N+1 CR+1 हो जाएगा, समझे, इसमें N में एक ऐड हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ KC0 है, यहाँ KC1 है, तो मतलब ये बड़ा है, ये 0 से तो बड़ा है ना, तो इसमें K में एक ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं K+1 लिख दूंगा, एक ऐड हो जाएगा, तो K+1 और K+1C और ये 1 लिया जाएगा फिर बड़े वाले में, समझे बात को। और ये चल क्या रहा है, ये है आपके पास में UK और V1 है यहाँ पर, समझे। प्लस में ध्यान से देखो, वही सेम चीज़ यहाँ लगा रहा हूँ मैं, तो KC1 है या KC2 है, तो इस 2 वाले में ऊपर एक ऐड हो जाएगा K+1, समझे, तो ऊपर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में K+1 C2, ठीक है, ये बनेगा। और यहाँ चल क्या रहा है, वो है आपके पास में UK-1, ध्यान से देखो, UK-1 और V2 चल रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई पर, समझे, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में देखो, लास्ट में क्या आएगा, आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ध्यान से समझो, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपके पास मिलेगा KCK है। देखो अगर NCN होता है, NCN, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो NCN है, तो N की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ भाई, K+1 लिख सकता हूँ, K+2 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो KCK है, तो KCK को मैं K+1 लिखना चाह रहा हूँ। क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, K+1, ध्यान से देखो, K+1 क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। तो ये है U
और ये है वो भी k प्लस का 1। अब ध्यान से देखो ये बना क्या, आखिर ये बन क्या गया। ये जो बन रहा है ध्यान से देखो, ये बन रहा है आपके पास में k प्लस 1 टाइम्स, ये प्रूव हो गया। अब ध्यान से देखो ये जो बना है ये बन गया आपके पास में कि ये आपके पास में k प्लस 1 टाइम्स थ्योरम आ गई आपकी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मेरी जो थ्योरम थी असली वाली थ्योरम ये थी, इसमें n थी, n है, n की जगह अगर मैं k प्लस 1 लिख दूंगा ना, k प्लस 1 लिख दूंगा n की जगह, तो सेम टू सेम पूरी थ्योरम ये बन जाएगी k प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थ्योरम k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। समझ में आई बात, समझे बात को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे कि hence we proved that theorem is true for n is equal to k प्लस 1। हम प्रूव कर चुके हैं भाई n इक्वल टू k प्लस 1 की ट्रू है। थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ लिख दूंगा आप कि देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, by mathematical induction the theorem is also true, for any value of n। क्या बात समझे। तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम प्रूव करनी थी। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर हमने क्या किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो टॉपिक था थ्योरम प्रूव वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करेंगे वो हमारे पास क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, जो थ्योरम है लेबनी थ्योरम, इस पर हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से कौन सा स्टेप बन रहा है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।